कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान मुकुल की, जिसने अपनी बीमार मां के इलाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में दे दी। एक दिन मुकुल खेतों में काम कर रहा था। अरे भाई मुकुल, ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुझसे तो अब काम किया नहीं जा रहा। क्या कर सकते हैं विनोद, काम तो करना होगा ही। काम नहीं करेंगे तो घर में चूल्हा कहां से जलेगा। तुम आसपास के कुहासे को देख रहे हो। इस मौसम में तो घर से निकलने की भी हिम्मत नहीं होती है, और एक तुम हो जो इतनी फुर्ती से काम करते हो, वो भी बिना गर्म कपड़े पहने। मुझे काम करते समय ठंड का आभास नहीं होता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर दोनों काम करने लगते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है। कड़ाके की ठंड, चारों तरफ कुहासा और अंधेरा। ठंड इतनी कि शरीर के साथ साथ रूह भी कांप जाए। मुकुल, आज का काम तो हो गया, चलो अब घर चलते हैं। तुम जाओ, मुझे थोड़ा और काम करना है। इस साल मुझे कम से कम इतने फसल उगाने हैं कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। पर भाई, तुम ऐसे कम कपड़ों में इस जालिम ठंड में देर तक काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर तुम क्या करोगे? मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ की चिंता है। इस साल कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ की बीमारी ठीक करा कर ही रहूंगा। चलो ठीक है, तुम काम कर लो। मेरे अंदर तो इतना साहस नहीं कि मैं यहाँ रुककर अपनी कुल्फी जमाऊं। इतना बोलते ही विनोद अपने घर के लिए निकल जाता है और मुकुल ठंडी हवाओं में ही काम करने लगता है। तभी वहाँ घमंडी जमींदार आता है। क्या रे मुकुल, बहुत पर निकल आए क्या तेरे? क्या हुआ जमींदार जी, मैंने क्या गलती कर दी जो आप ऐसा बोल रहे हैं? तूने अपने इस महीने का कर क्यों नहीं चुकाया? बहुत हिम्मत हो गई है ना तेरी, जो मुझसे बगावत पे उतर आया है तू। ऐसी बात नहीं है जमींदार जी, मैंने तो आपका कर चुकाने के लिए बचत की थी, पर इस घमासान ठंड के कारण मैंने वो पैसे अपने माँ के गर्म कपड़ों में खर्च कर दिए। लेकिन आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपका उधार चुकाऊंगा। तेरी गरीबी या तेरी मजबूरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तूने ये सोचा भी कैसे कि तू मेरे पैसे खर्च कर देगा और मैं कुछ ना कहूंगा? पर जमींदार जी, मैं वो पैसे अपने मतलब के लिए खर्च नहीं किए, बल्कि अपनी माँ की सेहत के लिए इस्तेमाल किए। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं 2-3 दिनों में आपको दुगना कर दूंगा। दुगनी कीमत तो मैं लूंगा, ताकि तुझे सबक मिले और आइंदा से तू मेरे पैसे खर्च करने का दुस्साहस ना करे। पर जब तक तू मेरे पैसे नहीं लौटाता, तुझे खेत में काम नहीं करना होगा। जिस दिन हाथ में पैसे होंगे, उसी दिन खेत में कदम रखना। ऐसा ना करिए जमींदार जी, खेत में काम नहीं करूंगा तो फसल कैसे उगेगी? और बिना फसल के मैं बेचूंगा क्या? मेरे लिए पैसे कमाने का एकमात्र साधन ये खेत ही तो है। मुझसे मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। मुकुल रोते हुए जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, पर जमींदार का दिल एक पल के लिए न पिघलता। चल भाग यहाँ से, ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। मुझे कहां से पैसे लाकर देगा, ये तू समझ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मेरे खेत से अपने मनहूस कदम दूर कर। मुकुल निराश होकर अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बीमार माँ दबी आवाज में उससे पूछती है। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। ना तो मैं तेरा इलाज करा पा रहा हूँ और न ही तुझे सुकून से 2 वक्त की रोटी खिला पा रहा हूँ। पर तू ऐसी ना उम्मीदी भरी बातें क्यों कर रहा है? खेती अच्छी नहीं हो रही है क्या? माँ, जब खेती नहीं बचा तो खेती कहाँ से होगी? तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ कह। इस बार मैंने समय पर जमींदार को कर नहीं दिया, इसलिए उसने मुझसे अपना खेत छीन लिया और कहा कि जब तक मैं पैसे लेकर नहीं जाऊंगा, वो मुझे खेत वापस नहीं करेगा। बेटा,
तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एक काम कर, तू जो मेरे लिए दवाइयाँ लाया है उसे दुकान में बेचा और उस लालची जमींदार के मुंह पे पैसे मार दे। नहीं माँ, मैं तेरी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी इतनी ठंड बढ़ गई है, तेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी रहती है, इसलिए तेरे लिए दवाइयाँ बहुत जरूरी है। अगर दवाइयाँ नहीं बेचेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? इसकी फिक्र तू मत कर माँ। अभी जमींदार गुस्से में है। मैं 2 दिनों के बाद फिर से उनसे सिफारिश करने जाऊंगा। क्या पता तब वो मेरी परिस्थितियों को समझे और हमारी मदद करे। चल ठीक है, अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। माँ तू आराम से बैठ, आज खाना मैं बनाऊंगा। तू बहुत कमजोर हो चुकी है बीमारी के कारण। ज्यादा थकावट भरा काम न किया कर। इतना बोलकर मुकुल रसोई में चला जाता है। वो खाना बनाने के लिए अनाज ढूंढता है, पर कहीं भी उसे अनाज का एक दाना नहीं मिलता। तब वो अपनी माँ के पास आकर कहता, माँ रसोई में तो कहीं भी अनाज नहीं है। लगता है राशन खत्म हो गया। सारा दिन तो तू खेत में काम करता रहता था और मैं बीमारी से पूरा दिन चारपाई पे पड़ी रहती हूँ, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब अनाज खत्म हो गया। अच्छा तू मेरा इंतजार कर, मैं पास के किराने की दुकान से अनाज ले आता हूँ। मुकुल फौरन अनाज लेने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी ठंड में ठिठुरते हुए जमीन पे बैठे दिखाई देते हैं। बाबा आपको तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा, दिन ब दिन ये बेरहम ठंड बढ़ती जा रही है। मैं गरीब दुखियारा गर्म कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? ये लीजिए, आप ये चादर ओढ़ लीजिए, इससे आपको ठंड कम लगेगी। मुकुल अपनी इकलौती चादर जो उसने उस बेरहम ठंड में ओढ़ रखी थी, वो उस बुजुर्ग आदमी को दे देता है और खुद ठंड का कहर झेलते हुए किराने के दुकान तक पहुंचता है। अरे शंकर भैया, मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए और इसकी कीमत आप खाते में लिख लेना। अब मैं उधार नहीं दूंगा। ये खाते वाते के चक्कर में मैंने तुम्हें बहुत उधार दे दिया। अब पुराना उधार चूकता करो तो ही अनाज मिलेगा। क्या शंकर भैया, आप भी मुसीबतों से भरे इस जीवन में साथ छोड़ रहे हैं? मैं आपके पैसे लेकर कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ। कुछ दिनों में सारे पैसे दे दूंगा। नहीं, अब तक मैंने बहुत दयालुता दिखा दी। इससे मेरा काफी नुकसान हो रहा है। खाते वाला काम बंद, अब पैसे दो और अनाज लो। मुकुल की किस्मत ने अचानक उससे ऐसा मुंह मोड़ा कि उसके लिए हर तरफ के दरवाजे बंद हो गए। वो दुखी होकर खाली हाथ ही अपने घर चला गया। किसी तरह भूखे प्यासे उसने 2 दिन गुजारे और आखिर में वो हिम्मत जुटाकर जमींदार के घर गया। पैसे लेकर आया है या ऐसी ही खाली हाथ मुंह उठाकर आ गया? जमींदार जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, खेती करके आपके सारे पैसे एक साथ लौटा दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा। जब तक आपका उधार न चुका दूं, चैन की सांस नहीं लूंगा। कृपया करके मुझे खेत में जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये तुम गरीबों की भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी ना? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। पैसे लेकर आना, तब मुझसे बात करना। जमींदार अपने अमीरी के घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसे एक गरीब की दिक्कतें नहीं दिख रही थीं। वो मुकुल की हालत जानते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं करता है और उसे जाने को कहता है। मुकुल के जाते ही वहाँ गांव का सबसे धनी आदमी धनराज आ जाता है। कैसे हो जमींदार जी? अरे धनराज जी, आप आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? वो मुझे तुमसे जमीन के सिलसिले में कुछ बात करनी है। जी, आप बस हुक्म कीजिए। आपको कौन सी जमीन चाहिए? मैं तुरंत आपके कदमों में उसके कागजात हाजिर कर दूंगा। वो तुम्हारा खेत है ना, जिसे तुमने उस मुकुल को उधार पे दिया था? वो जमीन बहुत अच्छी है। मेरा तो दिल आ गया उस जमीन के ऊपर,
मैं तुम्हें उस जमीन की दुगनी कीमत दूंगा, वो भी नगद। ये सुनते ही जमींदार के अंदर लालच का सैलाब जाग जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे मुकुल की आखिरी उम्मीद, वो जमीन सेठ धनराज के नाम कर देता है। अगली सुबह होते ही विनोद मुकुल को जाकर सारी बातें बताता है। अनर्थ हो गया मुकुल, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ विनोद? सुबह सुबह कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है तुम्हारे ऊपर? जमींदार ने खेत सेठ धनराज को बेच दिया। मैंने सुना है वो धनराज उस खेत में अपने कोयले की भट्टी लगाएगा। हम सब किसान तो सड़क पर आ गए, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया हमारे साथ। मेरे पास अब जीने का कोई साधन ही नहीं बचा। एक पल में ही सारी खुशी तबाह हो गई। मुकुल भाई, मैं तो चला शहर काम करने, मेरी मानो तो तुम भी चलो। नहीं विनोद, अगर मैं चला गया तो मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? मैं यही रहकर कुछ ना कुछ करूंगा। विनोद फौरन शहर के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, मुकुल की हालत और बदतर होती जाती है। भुखमरी के कारण मुकुल ने अपने घर को बेचने का फैसला लिया और अपनी माँ के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। माँ, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुझे इस उम्र में इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। ये सबको हमारा भाग्य है बेटा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तो इस तरह मुकुल और उसकी माँ जंगल में रहने लगे। उस जंगल में ठंडी हवाएं तेज गति से चलती थीं। एक दिन इतनी ठंडी मौसम के कारण मुकुल की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई और मुकुल परेशान होकर जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने लगा। तभी उसे फलों से भरा एक पेड़ दिखा। इस पेड़ में तो कितने सारे फल हैं। सच कहते हैं लोग, ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खुद ब खुद खोल देता है। खेत नहीं है तो क्या हुआ, अब मैं फल बेचकर जीवन यापन करूंगा। मुकुल के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। फिर वो फौरन अपनी माँ के लिए जड़ी बूटियां तोड़कर ले गया। जड़ी बूटियों से माँ की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। और मुकुल ने अगले दिन से फल बेचने का काम शुरू कर दिया। ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। मेरा वादा है, एक बार ये मीठे रसीले फल खाओगे तो इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। मुकुल पूरी लगन से ग्राहकों को बुलाता है और सारे ग्राहक स्वादिष्ट फल देखकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उस दिन मुकुल की अच्छी कमाई हुई और वो अपनी माँ के लिए कुछ कपड़े खरीद कर ले गया। ये देख माँ, मैं तेरे लिए गरम कड़िश पे लाया हूँ। ये ऊनी कपड़े तुझे इस जालिम ठंड से बचाएंगे। तू सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है। कभी अपने लिए भी कुछ लिया कर। मेरे लिए इतने सारे गरम कपड़े ले आया और अपने लिए एक चादर तक नहीं खरीदी तूने। माँ, अब सब ठीक हो रहा है। मैं भी अपने लिए कपड़े खरीद लूंगा। अब हमें इस ठंड के कोहराम भरे जंगल में नहीं रहना होगा। बहुत जल्द हम गांव वापस जाएंगे और एक अच्छे से घर में रहेंगे। उस दिन से मुकुल रोज फल बेचने लगा। फल की मिठास खुद ब खुद लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। देखते ही देखते मुकुल का कारोबार बढ़ गया और वो धनी हो गया। उसने अपने सारे उधार चुका दिए। फिर उसने गांव में बड़ा घर खरीदा। उसकी सफलता देखकर जमींदार और धनराज जलने लगे। अरे जमींदार, ये अचानक मुकुल की किस्मत कैसे बदल गई? वो इतना धनी कैसे हो गया? क्या पता उस मनहूस का भाग्य कैसे चमक गया। कल तक तो वो एक एक पैसे के लिए मेरे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाता रहता था और आज उसने आपसे भी बड़ा घर खरीद लिया।
नहीं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस गांव में कोई मुझसे ज्यादा अमीर हो। जमींदार, तुम कुछ करो, मुझे उसकी अमीरी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। जलन तो मुझे भी हो रही है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसकी अक्ल जरूर ठिकान लगाऊंगा। लेकिन क्या? आपको तो पता है सेठ, मैं बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। वैसे भी सुबह से दाहिने हाथ में बहुत खुजली हो रही है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, लेकिन काम होने के बाद। अब जाओ और जल्दी उस मुकुल का कुछ करो। रात होती है और जमींदार चोरी छुपे हाथ में मशाल लेकर मुकुल के घर की ओर चला जाता है। फिर वो बाहर खड़ा होकर हंसते हुए कहता, आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बॉस, ना बजेगी बांसुरी। घर के साथ साथ मैं दोनों माँ बेटे को भी फूंक दूंगा। जमींदार जैसे ही मशाल लेकर आगे बढ़ता है, तेज हवा के कारण मशाल बुझ जाती है। तभी धनराज घबराते हुए दौड़कर वहां आता है। जमींदार, हम बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए। धनराज जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? मेरे कोयले की भट्टी में आग लग गई। मैंने अपना सारा पैसा कोयले के कारोबार में लगा दिया था। खेत के साथ साथ तुम्हारा घर भी जल गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हम तो अब कहीं के नहीं रहे। ये सब तेरे वजह से हुआ। ना मैं तुझे अपना खेत बेचता और न ही आज मेरा घर जलता। अच्छा, तो नुकसान होते ही तू अपने असली रंग पे आ गया। आपसे सीधा तू? ये सब मेरे नहीं, तेरे लालच के कारण हुआ है। तू लालच ना करता तो तुझे गरीब की हाय नहीं लगती। तू भी कुछ दूध का धूला नहीं है। नुकसान होने पर दोनों की आंखें खुली और दोनों एक दूसरे को कोसने लगे। धनराज ने सदमे में आकर गांव छोड़ दिया और शहर जाकर रहने लगा। कुछ दिनों तक जमींदार ने दर दर ठोकर खाई। फिर मुकुल ने उसे सहारा दिया। जमींदार जी, क्या आप मेरे फल की दुकान में काम करेंगे? वैसे भी मुझे एक सहायक की जरूरत है। तुम कितने साफ दिल के हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, पर तुम मेरी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हो। सच में तुम महान हो मुकुल। तुम्हारे साथ काम करना तो मेरा सौभाग्य होगा। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जितना भी जुल्म किया, हो सके तो उन सब के लिए मुझे माफ कर देना। आपने जो किया, ऊपर वाले ने आपको उसकी सजा दे दी। आपको अपनी गलती पर पछतावा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कुछ दिनों के लिए मैं अपनी माँ को लेकर शहर जा रहा हूँ, उनके इलाज के लिए। तब तक दुकान की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मेरे ऊपर इतना विश्वास मत करो मुकुल, मैं इस लायक नहीं हूं। मुझे आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपकी इन पछतावे भरी आंखों के ऊपर विश्वास है। और हाँ, जब तक आप एक नया घर ना ले ले, तब तक आप मेरे घर पे रह सकते हैं। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सही मायनों में ऊपर वाले के बनाए एक नेक इंसान हो। मुकुल कुछ दिनों के लिए अपनी माँ का इलाज कराने के लिए शहर चला गया और अपनी माँ का इलाज कराकर वापस गांव आया। जमींदार ने पूरी ईमानदारी से दुकान और घर दोनों की देखभाल की। मुकुल और जमींदार मिलकर काम करने लगे और मुकुल समय मिलते ही उस ठंड के कोहराम में गरीबों को चादर बांटने लगा। विनोद भी गांव वापस आ गया और मुकुल के बढ़ते कारोबार में उसका हाथ बटाने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी: लोग बुरा करके कितना भी खुश हो ले, अच्छा जीवन जी ले, पर एक ना एक दिन उनका किया लौट कर जरूर आता है। हमारा पहला फर्ज इंसानियत निभाना है, फिर चाहे माहौल कैसा भी हो। हमेशा सच की राह पे चले, खुशियों का दरवाजा खुद खुल जाएगा। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।